नाज़रीन, जंग में वक्फा कर दिया गया है और अब सब के लिए अच्छी खबर यह है कि फ़लस्तीन ने इस जंग का पहला मरहला जीत लिया है, एक फातेह साबित हुए हैं, जबकि इसराइल को एक इबरतनाक शिकस्त उठाना पड़ी है। वो जो टैंक, बिल्डोज़र और जहाज़ लेकर निकले थे कि हम गज़ा को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे, इसे ज़मी बोस कर देंगे, आज उनका गुरूर खाक में मिल गया है और वो पूरी दुनिया के सामने ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह हमारे लिए कितनी बड़ी फतह हुई है, जंग में जो वक्फा किया गया है वो कितनी बड़ी शिकस्त है इनके लिए, और साथ साथ आपको यह भी बताऊंगा कि ये इस जंग का सबसे क्रिटिकल मोमेंट पर हम आकर खड़े हो गए हैं और जंग रुकने वाली नहीं है। वक्फा जरूर किया गया है लेकिन ये जंग नहीं रुकी है। अभी तक दोनों तरफ से जो हाथ हैं वो ट्रिगर पर हैं और किसी भी वक्त इस मुआहदे के खिलाफ वर्जी हो सकती है, किसी भी वक्त ये जंग दोबारा शुरू हो सकती है। और अगर इस मुआहदे के दरमियान ना भी शुरू हुई तो आज से 4 दिन बाद इससे भी ज्यादा खूनखार जंग शुरू होने वाली है, क्योंकि ये एक फैसला कुन जंग है और जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक ये जंग रुकने वाली नहीं है। लेकिन एक चीज साबित हो गई कि फलस्तीन ने फतह हासिल की और इसराइल को शिकस्त हुई, क्योंकि हमेशा जो हार रहा होता है वो समझौते की तरफ आता है, वही शराइत मानता है, ना कि फातेह शराइत नहीं मानते। फातेह जो होते हैं वो समझौते नहीं करते, हमेशा जिनको शिकस्त होती है वो समझौते करते हैं। और ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये जो मुआहदा हुआ है, इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो फ़लस्तीन ने मनवाई हैं। वो मज़ामती तहरीक की कंडीशंस थी जिसको इसराइल ने माना है और 3 गुना फ़लस्तीन ने फ़ायदा लिया है। तो ये सारे अहम तरीन हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा गज़ा की सूरत हाल बता देता हूँ कि जंग रुकने के बाद, बमबारी रुकने के बाद लोग कैसा फील कर रहे हैं। 48 डेज मुसलसल बमबारी जारी रही, इंतहाई ये दर्दनाक और खूनखार ये बमबारी थी। हज़ारों लोग मलबे तले दब गए, हज़ारों शहादत हुई, 15,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, 2,000 से ज़्यादा अभी तक मलबे तले दबे हैं, 40,000 प्लस जो हैं वो ज़ख्मी हैं। तो अभी आप देखिए कि सेंस ऑफ हैप्पीनेस बट आल्सो फेयर ऑफ वॉर अगेन, कि लोगों में थोड़ी सी हल्की सी खुशी आई है, लेकिन साथ साथ ये डर भी है कि दोबारा ये किसी भी वक्त शुरू ना हो जाए। पीपल आर रिजॉइसिंग, कि थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन वो डर अभी तक वहीं पर कायम है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इसराइली आर्मी की फोर्सेस हैं वो विड्रॉ उन्होंने नहीं किया, बल्कि वो उन्हीं लाइंस पर मौजूद है जहां पर उनकी प्रेजेंस थी बॉर्डर्स के साथ साथ, वो वहीं पर मौजूद हैं। और उन्होंने ये कहा है कि कोई भी बंदा, कोई भी फ़लस्तीनी साउथ से वापस नॉर्थ की तरफ ना आए। यानी इस वक्फे में ऐसा नहीं है कि लोग अपने घरों को लौट जाएंगे, जो साउथ में है वो साउथ में ही रहेंगे और नॉर्थ में वो वापस नहीं जा सकते हैं। अगर वो गए तो मुमकिन है कि वहां पर उनको मारा भी जा सकता है, तो उनकी फोर्सेस वहीं पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ जो मज़ामती तहरीक है वो भी उसी ऑपरेशनल स्टेटस में मौजूद है, उनके हाथ उसी तरह से ट्रिगर पर हैं, वो मुकम्मल तौर पर उसी तरह तैयार हैं जिस तरह वो जंग में आज से 2 घंटे पहले थे। वो बिल्कुल तैयार है कि किसी भी वक्त कोई भी लम्हा ऐसा आ सकता है जिसमें मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो सकती है। तो दोनों जो फोर्सेज हैं वो ऑपरेशनल कंडीशन में हैं। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये है कि अब जब जंग रुकी है तो वक्फा हुआ है, यानी कि तो इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर आएगा, कम्युनिकेशन थोड़ा सा खुलेगी, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ फ़लस्तीनियों के लिए ये होगी कि उनके असल हक़ाइक़ मज़ीद सामने आएंगे। दुनिया को पता चलेगा कि यहाँ पर इन्होंने किस तरह वहशियाना बमबारी की, कितनी तबाही हुई, वहाँ के जो फ़लस्तीनी हैं उनकी स्टोरीज़ हम तक पहुँचेंगी और इनकी जो शिकस्त की दास्तानें हैं वो हम तक पहुँचेंगी। तो ये इस जंग के वक्फे में सबसे एक अच्छी चीज़ फ़लस्तीनियों के लिए होने वाली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनकी ये इबरतनाक शिकस्त किस तरह से है और फ़लस्तीन ने वो मज़ामत दिखाई है जो इतने ज़्यादा अरब भी नहीं दिखा सके। इतने वसाइल, फ़िज़ाइया, नेवी और दौलत के बावजूद भी वो इसराइल को इस तरह से टक्कर नहीं दे सके और उनके गुरूर को इस तरह से नई खाक में मिला सके और उनकी फ़ौज को इस तरह उन्होंने नाको चने नहीं चबाए जिस तरह से इस मज़ामती तहरीक ने किया है और इसराइल को एक इबरतनाक शिकस्त दिया। और आने वाली दहाइयों तक भी वो ये चीज़ मिटा नहीं सकेगा। जो उस पर शिकस्त का धब्बा लगा है वो ये धब्बा साफ नहीं कर सकेगा और अपनी दोबारा से वही जो इमेजिनरी उसकी पावर है उसको रीगेन करने में उसको दहाइयाँ लग जाएंगी। अपनी वही आलमी शोहरत बरकरार रखने में उसको दहाइयाँ लग जाएंगी। इतना बड़ा डंट उसमें डाला गया है। और आप ये भी देखें ना कि क्या इसराइली को इतने रहमदिल हो गए एकदम से, या उनमें बड़ी कोई वैल्यूज आ
आ गई या वो इंटरनेशनल लॉ के अचानक से पाबंद हो गए कि वो खाना पानी अंदर आने दे रहे हैं, फूड और एड अंदर आने दे रहे हैं, और बमबारी उन्होंने रोक दी है। तो ये दरअसल शिकस्त हुई है जिसने उनको मुआहदे पर मजबूर किया है, और वो ये सारे स्टेप ले रहे हैं। वो कोई रहम दिल तो नहीं है, उनको क्या लगे कि उनको खाना पानी पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, वो तो वैसे ही नस्ल खुशी पर कर रहे हैं और इनको हमेशा सफास्ती से मिटाना चाहते हैं। उनको क्या लगे कि इनको कोई पानी मिले या इनको मेडिसिन मिले या जख्मियों का इलाज हो, उनको तो इससे कोई सरोकार नहीं है। तो दरअसल वो मजबूरी थी जिसने उनको इस स्टेज पर लाकर खड़ा किया कि वो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मानने पर मजबूर हुए हैं। अब जरा इसराइली वॉर कैबिनेट का बयान देखिए, जिसमें उन्होंने क्लियरली एडमिट किया है कि द इसराइली आर्मी ऑपरेशंस आर व्हाट पुशिंग टुवर्ड्स द एग्रीमेंट, कि जो यहां पर उन्होंने ऑपरेशंस किए, जो फेलियर हुआ, उसने हमें पुश किया है इस एग्रीमेंट की तरफ, और ये उनकी वॉर कैबिनेट कह रही है। अगर वो कोई काबिल कदर कामयाबी लेकर आते तो फिर हम कभी भी इस एग्रीमेंट की तरफ ना जाते। आप देखिए कि इसका बैकग्राउंड बड़ा दिलचस्प है इस मुआहदे का, और किस तरह से शराइत रखी जाती रही और ये डबल होती रही। मैं थोड़ी सी कहानी आपके साथ शेयर करता हूं। जो सबसे पहला एक प्रपोजल सामने आया था, देखें मज़ाहमती तहरीक तो जंग नहीं चाहती, ये जंग तो आपने उन पर मुसल्लत की है, वो तो जंग चाहते ही नहीं है। तो वो तो हमेशा से कह रहे थे कि जंग बंदी होनी चाहिए, वक्फा होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। तो जो पहला प्रपोजल सामने आया था वो था इक्वल प्रिजनर एक्सचेंज डील, के मिसाल के तौर पर 50 हमारे छोड़े, हम 50 आपके छोड़ेंगे। अच्छा, इसको इसराइल ने रिजेक्ट किया, और वो ये शुरू के दिनों की बात है, क्योंकि इसराइल को लग रहा था कि वो तमाम चीज़ें मलिया मेट कर देगा और हॉस्टेजेस को उनको परवाह भी नहीं होती। तो वो अपने जोरे बाजू पर थे, अपनी ताकत के नशे में चूर थे। उन्होंने कहा हम नहीं मानते किसी मुआहदे को, अब हम तुमसे मुआहदा करेंगे, हम कमज़ोर दिखेंगे तो मुआहदा हम नहीं करते। अच्छा, इन्होंने कैंसिल किया। फिर नया प्रपोजल आया, उसमें मज़ाहमती तहरीक ने डबल कर दिया, यानी उन्होंने कहा कि अब आप 50 हमारे छोड़ेंगे और हम 25 आपके छोड़ेंगे। पहले हमने बराबर छोड़ने थे, लेकिन अब हम बराबर नहीं छोड़ रहे। लेकिन इसराइल ने फिर उसको रिजेक्ट किया और वो आगे बढ़ते रहे। फिर जब हॉस्पिटल्स पर उन्होंने हमले शुरू किए, और फिर मज़ाहमती तहरीक ने क्या किया कि जो इनके ऑफिसर्स उन्होंने पकड़े हुए थे, जो कैदी बनाए हुए थे, उनकी जो लाशें हैं वो बिल्डिंग्स में छोड़ना उन्होंने शुरू कर दी। तो उसके बाद ये मजबूर हुए कि मतलब मज़ाहमती तहरीक ने इनको कहा कि अगर आप अब एक एक कदम भी आगे बढ़ोगे तो हर कदम पर तुम्हें तुम्हारे ऑफिसर्स की लाश मिलेगी। तो उसके बाद ये मजबूर हुए और ये मुआहदे की तरफ आए। लेकिन अब मज़ाहमती तहरीक ने कहा कि अब इससे भी ट्रिपल होगा। उन्होंने कहा अब 3 गुना होगा, यानी तुम अगर 50 हमारे छोड़ रहे हो तो हम 15 तुम्हारे छोड़ेंगे। तो इस तरह ये मुआहदा हुआ है 3 गुना पर जाकर। फिर आप ये इसराइली मिनिस्टर का बयान देखिए कि इसराइल एक्सेप्ट्स द डिक्टेशन ऑफ याह्या संवार। अब ये उनके मज़ाहमती तहरीक के लीडर हैं, वो इसराइली मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि इन्होंने इसराइल ने डिक्टेशन उनकी कबूल की है। तो डिक्टेशन कौन देता है, फाते देता है या मफ्तू देता है? हमेशा फाते ही डिक्टेशन देते हैं, हमेशा फाते ही की कंडीशंस मानी जाती हैं। तो इसराइली मिनिस्टर खुद ये तस्लीम कर रहा है कि हमने उसकी डिक्टेशन कबूल की, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि आपको शिकस्त हुई। फिर आप देखिए कि इसराइली पुलिस प्रिपेयरिंग टू अवर्ट पैलेस्टाइन सेलिब्रेशंस एट अल-कुदस, कि इस फतह के बाद ये जो इब्तदाई फतह मिली है, पहले मरहले की फतह मिली है, इसमें जो सेलिब्रेशन फ़लस्तीनी करने वाले हैं अल-कुदस में, उसको अवर्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए पुलिस जो है वो तैयारी कर रही है। फिर आप ये देखिए कि नेतन्याहू कॉट इन विंड, यानी नेतन्याहू को बांध लिया गया है, और इस बांधने के बाद इन सारी चीजों पर मजबूर हुआ है। उसके पास कोई ऑप्शंस ही नहीं बचे थे। इस डील लेने के बाद, इस डील लेने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसके तमाम दरवाजे बंद हो चुके थे। आप मुख्तलिफ फैक्टर्स देखिए कि जिसने उसको मजबूर किया। डोमेस्टिक प्रेशर अलग से था, उसकी हुकूमत शदीद खतरे में थी, लाखों लोग बाहर निकल रहे थे और ये प्रेशर बढ़ता चला जा रहा था। तो ये उसके लिए बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ। फिर यूएस का प्रेशर अलग से है, और यूएस पर फिर बाकी दुनिया का प्रेशर था, उनके अपने मफादात का प्रेशर था, जो उन पर हमले किए जा रहे थे मिडिल ईस्ट में, जो एंटी अमेरिकनिज्म बढ़ रहा था, उसके अमेरिका के अंदर इख्तलाफात बढ़ रहे थे। तो वो यूएस पर प्रेशर था, और यूएस ने फिर इन पर, इसराइल पर प्रेशर डाला कि अब डील लेने के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर तीसरी जो चीज़ हुई और जो एक मेन फैक्टर है, वो फेलियर इन गाजा है, कि अगर इसकी आर्मी का जो ऑपरेशन है वो कामयाब हो जाता तो फिर भी ये डील ना लेता, ये इस प्रेशर दोनों को हैंडल कर सकता था
اگر وہاں پر کامیابی مل رہی ہوتی، لیکن وہاں پر بھی ناکامی، پھر یہ سارے پریشر، تو ایٹ لیسٹ اس کے لیے سارے دروازے بند تھے اور اس کو یہ ڈیل لینا پڑی۔ پھر آپ اسی آرٹیکل میں دیکھیے کہ اسرائیل وانٹس ٹو ریسٹور اٹس ڈیٹرنس کیپیبلٹی وچ پرووڈ انٹل ناؤ ڈسٹرکٹیو، کہ اب وہ ایک نئے سرے سے جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں، اب وہ نئی تیاری کر کے آنا چاہتے ہیں، وہ اپنی کیپیبلٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ ابھی تک جو ان کے سارے وسائل تھے، جو ان کی ساری حکمت عملی تھی، جو ساری چالیں تھیں، وہ الٹی پڑی ہیں اور ان کے اپنے لیے تباہ کن ثابت ہوئی ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ ڈیل اس لیے بھی لی ہے تاکہ ہم 4 دن بیٹھ کر یہ سوچیں کہ اب ہم نے مزید آگے کس طرح سے بڑھنا ہے اور یہ جنگ جیتنی کس طرح سے ہے۔ تو وہ یہ اسٹریٹجیکل جو ٹائم آؤٹ لیا ہے انہوں نے خود لیا ہے، اور ہمیشہ ٹائم آؤٹ ہارنے والا لیتا ہے، جیتنے والا نہیں۔ پھر اسی آرٹیکل میں وہ کہہ رہا ہے کہ اوورآل the war is not stopping, this will go long, they not achieved objective yet، کہ یہ جنگ لمبا چلے گی اور ابھی تک انہوں نے اپنے آبجیکٹیو جو ہیں وہ اچیو نہیں کیے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے ایک اور آرٹیکل میں کہ if Netanyahu has achieved 30% victory he wouldn't have stopped، کہ اگر نتن یاہو کو 30% بھی وکٹری ملی ہوتی، 30% بھی کامیابی ملی ہوتی، تو اس نے اس ایگریمنٹ کی طرف نہیں جانا تھا، اس نے جنگ بندی نہیں کرنا تھی، لیکن اس کو اتنی بھی کامیابی نہیں ملی، تو اس لیے وہ مجبور ہو گیا یہ ساری جو ایگریمنٹ ہے قبول کرنے میں۔ پھر آپ یہ مزاحمتی تحریک کے کمانڈر کا بیان دیکھیے کہ we are seeing prisoner exchange deal they wouldn't accept it if not loss on field، کہ اگر انہیں فیلڈ میں، بیٹل فیلڈ میں یہ نقصان نہ اٹھا رہے ہوتے تو وہ کبھی بھی یہ ڈیل جو ایکسیپٹ نہ کرتے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ان کا اپر ہینڈ کس طرح سے ہے مزاحمتی تحریک کا، کہ انہوں نے ان کے سولجرز ابھی تک ریلیز نہیں کیے، ان کے آفیسرز ریلیز نہیں کیے ہیں، اس میں صرف 20 ایئر سے کم جو ہیں، اس میں عورتیں اور بچے جو شامل ہیں، ان کو ریلیز کیا جا رہا ہے جو ہاسٹیجز تھیں، اور ان کے جو سولجرز ہیں اور آفیسرز ہیں ان کو ریلیز نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ کلیئرلی پتہ چل رہا ہے کہ یہ انہی کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، جن کو وہ چاہتے ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں، جن کو چاہتے ہیں وہ قید میں رکھ رہے ہیں، اور جتنے چاہتے ہیں وہ اپنی طرف سے چھوڑتے ہیں اور جتنے چاہتے ہیں ان سے چھڑوا لیتے ہیں۔ تو کلیئرلی پوری طرح سے جو ڈومیننٹ کر رہا ہے، جس کا اپر ہینڈ ہے، وہ مزاحمتی تحریک کا ہے۔ اب ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک طرف یہ لگ رہا ہے کہ وقفہ ہو گیا ہے، حالانکہ یہ سب سے کریٹیکل مومنٹ ہے اور اب یہ جنگ زیادہ خونخوار طریقے سے دوبارہ شروع ہونے والی ہے، اور یہ جنگ کتنا مہینوں اور سال تک یہ لمبا چل سکتی ہے، یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے۔ اور اس میں سب سے کریٹیکل مومنٹ پر ہم اس طرح سے آ کھڑے ہوئے ہیں کہ اس وقت جو چالیں چلی جائیں گی، اس وقت جو تیاری کی جائے گی، وہی آپ کو مزید فاتح بنائے گی، مکمل فاتح آپ کو اس جنگ میں بنائے گی۔ تو اس طرح یہ جنگ کا سب سے کریٹیکل مومنٹ ہے کہ کون کیا چالیں چلتا ہے، اور وہی چالیں اس کو آگے چل کر مدد دیں گی۔ تو جنگ کس طرح سے لمبا چلنے والی ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ آپ دیکھیے کہ فائٹنگ ول ریزیوم ود لارج اسکیل ود مور فورس، کہ فائٹ جو ہے دوبارہ سے شروع ہوگی اور مزید فورس کے ساتھ اور بڑے پیمانے پر شروع ہوگی۔ حالانکہ پہلے بھی انہوں نے سارے وسائل لگائے ہیں، لیکن اب یہ اس سے بھی زیادہ وسائل اپنے یہاں پر استعمال کریں گے اور اس سے بھی زیادہ طاقت یہاں پر لگانے کی کوشش کریں گے۔ پھر آپ مزاحمتی تحریک کا بیان دیکھیے کہ the enemy continue aggression will be more brutal، کہ اگر یہ دوبارہ سے اسی طرح اگریشن شروع کریں گے تو پھر یہ اور بھی بروٹل ہونے والا ہے، یہ اور بھی خونخوار ہونے والا ہے۔ پھر یہ ایک اور آرٹیکل میں دیکھیے کہ in the next phase of the war Israel will come with more force and try to divide Gaza in 4 sections and siege them۔ اب اگلے مرحلے میں ان کا پلان کیا ہے کہ جب سے دوبارہ فائٹنگ شروع ہوگی تو ہم غزہ کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے، 4 سیکشنز اس کے بنائیں گے، اور پھر ان چاروں سیکشنز کا محاصرہ کریں گے، اور پھر ان چاروں سیکشنز میں الگ سے جنگ چھیڑیں گے۔ تو ان کو لگ رہا ہے کہ اگر یہ ہم 4 سیکشنز کی ان کو ڈیوائیڈ کر پاتے ہیں، ان کا محاصرہ کر پاتے ہیں، اور اس میں جنگ الگ الگ سے چھیڑ پاتے ہیں، تو شاید ہمیں فتح مل جائے۔ تو یہ ان کی الگ سے کیلکولیشن ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ دونوں فورسز اپنی اپنی پوزیشن پر، آپریشنل سٹیٹس پر اسی طرح سے موجود ہیں۔ ادھر حزب اللہ اپنے آپریشنل سٹیٹس پر ہے، یمن نے جہاز نہیں چھوڑا ہے اور وہ مزید اسی پوزیشن پر ہے، سیریا کے بارڈر پر اسی طرح سے گرما گرمی ہے۔ تو یہ پوری صورتحال بتا رہی ہے کہ یہ کوئی مکمل پرماننٹ سیز فائر نہیں ہوا، یہ تھوڑا سا وقفہ ہے، اور وہ کیوں ہے پیچھے میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دی ہے، اور یہ بیسیکلی ساری وہ لاجیکل اور ثبوت ہیں کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جنگ یہاں پر رکنے والی نہیں ہے۔ اور بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر اسرائیل کی جانب سے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اسرائیل کی ایک کوشش یہ بھی ہے
कि इस तरह का वक्फा देकर अवाम का ध्यान जो है वो डाइवर्ट किया जाए, अवाम को दूसरी तरफ लगाया जाए, अवाम की तवज्जो इस जंग से हटाई जाए। क्योंकि बेसिकली जो सबसे एक मेजर फैक्टर इस जंग में साबित हुआ है वो अवाम है, वो पब्लिक ओपिनियन। ये पब्लिक ओपिनियन है जिसने दुनिया भर की हुकूमतों को मजबूर किया, जिसने यूएस को मजबूर करके रख दिया और उसने फिर इसराइल पर प्रेशर डाला। तो इसराइल की एक स्ट्रेटजी ये भी है कि वो पब्लिक को यहां से इस मुद्दा से डाइवर्ट करे, और ये उनको लगता है कि उनको इस जंग में बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, इसी तरह ये नेतन्याहू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अगले घंटे शुरू हो गए हैं। अब उसके सर्वाइवल के लिए ये सबसे टफ टाइम है, क्योंकि जंग में उसको हटाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसा कि अब वक्फा हो गया है तो अब उसका एक एक घंटा बहुत मुश्किल होगा। मिसाल के तौर पर आप ईरानी फॉरेन मिनिस्टर का देखिए कि इफ ट्रूस एक्सपैंड नेतन्याहू विल बी ओवरथ्रोन, कि अब नेतन्याहू जो है ये अगर बढ़ता है ये टाइम पीरियड तो नेतन्याहू का एक एक घंटा मुश्किल में है और उसको हुकूमत से फारिग कर दिया जाएगा। तो नेतन्याहू की अपने लिए ये सबसे मुश्किल टाइम है ये जो वक्फा हुआ है। और इसी से आप अगली चीज ये समझ लें, नेतन्याहू के इस डर की वजह से और इस हुकूमत के सर्वाइवल के खतरे की वजह से जंग को दोबारा शुरू करना उसके लिए लाजमी है, और इस जंग को लंबा चलना उसके लिए लाजमी है कि जो जो जंग लंबा चलेगी इसके महाज खुलते जाएंगे, मजीद कंट्रीज के साथ वो जंग छेड़ता जाएगा तो उसका इक़्तिदार लंबा होता जाएगा। जो ही जंग में वक्फा आएगा या जंग कहीं पर रुकेगी तो वहीं पर नेतन्याहू का इक़्तिदार जो है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए यह भी एक क्लियर इंडिकेशन है और सबसे मेजर फैक्टर है जंग को आगे बढ़ाने के लिए। अगर यहां पर कोई ऐसी हुकूमत होती जो खतरे में ना होती और उसको कोई ऐसा अपने इक़्तिदार का खतरा ना होता तो शायद वो इस जंग की मुकम्मल सिजेशन की तरफ जाते। लेकिन यहां पर एक ऐसा हुक्मरान बैठा है जिसको लगता है कि उसका सर्वाइवल सिर्फ जंग में है, तो वो हर सूरत में जंग को कंटिन्यू करेगा। और जो उसने लास्ट स्पीच किया उसमें भी उसने कहा है कि वी आर एट वॉर and we are not stopping war, we will end the war until the Hamas is eliminated। तो उसका मकसद यह है कि जब तक गजा को मिटा नहीं देते तब तक हम हालत जंग में हैं और बिल्कुल हम इस पोजीशन से चेंज नहीं हो रहे हैं। फिर आप तक एक और अहम चीज पहुंचाना है कि हरीट्स ये न्यूज़पेपर है और इसराइल का, इसने बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग की है और इसराइल के जो नुकसान हुए हैं, फौजी हलाक हुए हैं, उसको सामने लेकर आया है। फिर इसने बड़ी अहम इन्वेस्टिगेशन की जिसने दुनिया में खलबली मचा के रख दी, जिसमें यह कहा गया कि जो 7 अक्टूबर को हमला हुआ था, जो ये सारा इल्ज़ाम मज़ामती तहरीक पर लाते हैं कि इन्होंने औरतों और बच्चों को वहां पर मारा, हालांकि इनके अपने हेलीकॉप्टर ने उन पर गोलियां बरसाई और अंधाधुंध गोलियां बरसाई और इन्होंने खुद अपने लोगों को मारा। तो ये बड़ी अहम उसने इन्वेस्टिगेशन की और अब हुकूमत जो है वो उस न्यूज़पेपर को बंद करने जा रही है और उस पर उसको सख्त सजा देने जा रही है उस मैनेजमेंट को। तो ये भी एक बड़ी अहम चीज़ है इस जंग के हवाले से। अच्छा, आखिर में मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आज क्या होने वाला है, किस तरह से प्रिजनर एक्सचेंज किए जाएंगे, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई गई, और वो बड़ा ही दिलचस्प है इस जंग के हवाले से। इसमें यह है कि जो मज़ामती तहरीक है वो अब 13 इनके जो कैदी हैं उनको रिहा करेगी और रेड क्रिसेंट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके हवाले करेगी। वो इनको लेकर रिफा क्रॉसिंग तक जाएंगे जो इजिप्ट का बॉर्डर है, यहां पर वो इसराइली अथॉरिटी के इस हवाले करेंगे उन 13 लोगों को, इसराइलियों को। जबकि जो इसराइल है वो जो फलस्तीनी कैदी हैं उनको हाइफा के साथ एक जेल है वहां से रिहा करेंगे और वहां से वो वेस्ट बैंक में रामाला वहां पर उनको लेकर जाएगा और वो 39 रिलीज करेंगे। ये आप देखिए कि 3 गुना का फर्क है। इधर इसराइली 13 छोड़े जा रहे हैं जबकि फलस्तीनी 39 छोड़े जा रहे हैं। तो वो 39 वेस्ट बैंक रमाल्ला में लेकर जाए जाएंगे और वहां से फिर उनको फलस्तीनी अथॉरिटी के हवाले किया जाएगा। तो ये बेसिकली आज का ये एक्टिविटीज होंगी और इसमें जो बड़ी अहम चीज़ ये है कि फ़िज़ाई निगरानी नहीं की जा रही और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा गया था मज़ामती तहरीक की जानिब से कि कोई फ़िज़ाई निगरानी नहीं होगी, कोई ड्रोन नहीं होगा, कोई आपके जहाज़ नहीं होंगे, क्योंकि आप देखें ना कि पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस जोर लगाकर भी ये नहीं ढूंढ सकी कि हॉस्टेजेस कहां पर हैं। तो यहां पर क्रिटिकल पॉइंट ये था कि ये कोई फ़िज़ाई निगरानी करते और देख लेते कि हॉस्टेजेस को कहां से निकाला जा रहा है। तो इस जंग में वो बड़ा अहम साबित हो सकता था, एक जो है वो टर्निंग पॉइंट इस जंग का साबित हो सकता था, इसीलिए वो फ़िज़ाई निगरानी रुकवाई गई। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी वहाँ स्काई में कोई ड्रोन, कोई त्यारा, कोई चीज नहीं देखी जा रही। तो ये नाजरीन अहम तरीन पॉइंट्स जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं और 2-3 चीजें आपने जरूर ज़हन में रखनी है। एक, ये जंग रुकने वाली नहीं है। दूसरा, हम इस जंग के सबसे क्रिटिकल मोमेंट पर आकर खड़े हो गए हैं। तीसरा,
اب ان کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹیکٹیکل پاز کے ذریعے عوام کا دھیان ڈائیورٹ کیا جائے، عوام کو توجہ اس جنگ سے ہٹائی جائے، کیونکہ پبلک اوپینین سب سے بڑا ویپن ان کے لیے ثابت ہو رہا ہے۔ چوتھا، موساد، ان کی انٹیلیجنس ایجنسی اتنی بڑی چالیں چل رہی ہے کہ آپ کو اندازہ میں نہیں ہے۔ اس وقت انہوں نے یورپ میں ایک بہت بڑی جنگ شروع کروا دی ہے، آئرلینڈ میں اس کا آغاز ہوا ہے، وہ اگلی ویڈیو میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ موساد اب یورپ میں جو کنٹریز اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اس کے خلاف کس طرح سے جنگ شروع کروا رہا ہے، اور اب دھیان دوسری طرف لے کر جانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ دنیا کو اور یورپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر تم لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہوگے تو پھر ہم تمہارا یہ والا حشر کریں گے۔ تو یہ اہم ترین چیزیں ہیں، اور عربوں کی جانب سے کس طرح سے مزاحمتی تحریک کو کہا گیا ہے کہ ہتھیار ڈال دو اور انہوں نے انکار کیا ہے، یہ اہم ترین تفصیلات اگلی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور تاکہ ہر اپڈیٹ جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔